नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube मंच पर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने खुलासा करने जा रहा हूं कि किस प्रकार से संजय सिंह, जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद है, उनकी गिरफ्तारी का प्लॉट ईडी ने तैयार किया। और इस पूरे मामले को जब आप जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि ईडी दरअसल भ्रष्टाचार की जांच कम और भारतीय जनता पार्टी के लिए गठबंधन सहयोगियों का इंतजाम ज्यादा करती हुई दिखाई दे रही है। दक्षिण का एक बड़ा राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में दोनों राष्ट्रीय पार्टियां भाजपा और कांग्रेस का वजूद कोई खास है नहीं। यह सीधी लड़ाई चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी बनाम वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की, जो जगन मोहन रेड्डी वहां के मुख्यमंत्री हैं, उनकी पार्टी के बीच है। और आज की तारीख में हकीकत यही है कि अगले चुनाव में इस बात की पूरी संभावना दिख रही है कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी अपनी बढ़त बरकरार रखेगी। और इस बात की भी संभावना दिख रही है कि नरेंद्र मोदी के लिए दिल्ली की सत्ता पर काबिज होना आसान काम नहीं होगा। लिहाजा गठबंधन सहयोगियों की तलाश शुरू है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को तमाम तरह की रियायतें, तमाम तरह की जांच से मरहूम रखने की कोशिश हो रही है, उससे मुक्त रखने की कोशिश हो रही है, उस पर पर्दा डालने की कोशिश हो रही है। जरा सोचिए, जिस आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगा है, जिस दिल्ली की सरकार के ऊपर आरोप लगा है, उसमें संजय सिंह पर क्या आरोप है? संजय सिंह पर आरोप है कि एक शराब व्यवसायी दिनेश अरोड़ा की मुलाकात दिनेश अरोड़ा के मुताबिक उसकी मुलाकात संजय सिंह ने मनीष सिसोदिया से कराई। अब यह भी भला कोई आरोप हो सकता है? लेकिन जरा इसे आगे देखिए, पूरा मामला क्या है। पूरा मामला यह है कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एक सांसद है एमएस रेड्डी। वहां के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की पार्टी से होने के कारण उनके काफी करीब माने जाते हैं। उनके एक विधायक बेटे हैं राघव रेड्डी की बकौल ईडी के आरोपों के मुताबिक उन्होंने एक स्पिरिट कंपनी में प्रॉक्सी नाम से किसी दूसरे व्यक्ति के नाम से 32.5% हिस्सेदारी रखी। और वो स्पिरिट कंपनी दिल्ली की उस आबकारी पॉलिसी के लाभार्थियों में से, बेनिफिशियरीज में से एक थी, जिस आबकारी पॉलिसी को लेकर मनीष सिसोदिया पर आरोप है और वो जेल चले गए। अब राघव रेड्डी को 11 अगस्त को जमानत मिल गई दिल्ली हाई कोर्ट से। कहा गया कि अप्रूवर बनेंगे। ईडी ने उनकी जमानत का विरोध नहीं किया। अप्रूवर यानी वो सरकारी गवाह बनेंगे, कुछ खुलासे करेंगे जिससे इस जांच में मदद मिलेगी। 10 दिन पहले यानी 1 अगस्त को दिनेश अरोड़ा, जो शराब व्यवसायी है, जिसके मुताबिक खुद दिनेश अरोड़ा की मुलाकात संजय सिंह ने सिसोदिया से कराई थी, वो दिनेश अरोड़ा भी दिल्ली की राउजी एवेन्यू कोर्ट से बेल पा गया था, उसकी भी जमानत हो गई थी। और अब 3 अगस्त को दिल्ली की एक कोर्ट ने ईडी की अपील के बाद इन दोनों को अप्रूवर बनाने को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी। ईडी ने अपील की दिल्ली की राउजी एवेन्यू कोर्ट में कि ये 2 जमानत पा चुके लोग, इस आधार पर जमानत इन्हें दी गई है, इस आधार पर ये जमानत पा चुके हैं कि ये अप्रूवर बनेंगे यानी सरकारी गवाह बनेंगे, लिहाजा इन्हें सरकारी गवाह बनाने की अनुमति प्रदान की जाए। 3 अक्टूबर को यह घटना होती है, ध्यान, 3 अक्टूबर को। और अगले दिन यानी 24 घंटे के भीतर 4 अक्टूबर को संजय सिंह की गिरफ्तारी होती है। उनके घर ईडी का छापा पड़ता है। इसके पहले उनके 2-3 सहयोगियों के ऊपर भी छापा पड़ चुका है। और इस पूरे मामले में संजय सिंह को अंततः कल शाम में यानी 4 अक्टूबर की शाम में गिरफ्तार कर लिया जाता है। यानी जिस व्यक्ति को गिरफ्तार होना चाहिए था, जिस स्पिरिट कंपनी में 32.5% का शेयर रखने वाला व्यक्ति, उसमें हिस्सेदारी रखने वाला व्यक्ति, वो उस एक्साइज पॉलिसी का लाभार्थी था, गिरफ्तार उसे होना चाहिए, तो वो सरकारी गवाह बन गया। और उसी में से एक और लाभार्थी दिनेश अरोड़ा, वो भी शराब व्यवसायी है, वो भी अप्रूवर बन गया, वो भी सरकारी गवाह बन गया। और उसने भी सरकारी गवाह बनकर यह कहा कि संजय सिंह ने मुलाकात कराई थी सिसोदिया से। यानी 2 लाभार्थी जिन्होंने इस नई एक्साइज पॉलिसी का सीधा फायदा उठाया, उनके आरोपों पर, उनके बयान के आधार पर संजय सिंह की गिरफ्तारी होती है। असली आरोपी, जो असली बेनिफिशियरी हैं, वो सरकारी गवाह बने घूमते रहे, वो बाहर रहे जमानत लेके, और किसी का नाम ले ले वो अंदर चला जाए। यही हो रहा है आज के दौर में, यही कर रही है ईडी। और आज तो ईडी की स्थिति ये हो जाती, आज यदि
कल्पना कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में जिस ढंग से सुनवाई हुई है, जस्टिस खन्ना और दूसरे जज महोदय ने जो बात कही है, साफ साफ कहा है, ईडी के ऊपर एक तरह से सीधे लांछन लगाने जैसी बातें हो गई है आज कोर्ट में। भले ही मामला अगले बृहस्पतिवार के लिए आगे चला गया है, लेकिन आज जिस दिशा में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई आगे बढ़ रही थी, उस पर यदि गौर किया जाए तो साफ साफ लगता है कि ईडी का इकबाल खतरे में। ईडी अपनी भूमिका को लेकर आम लोगों के बीच जो सवालों के घेरे में थी, वो अब न्यायपालिका के सामने भी सवालों के घेरे में है। विद्वान न्यायाधीशों ने साफ साफ पूछा कि जिसके ऊपर आरोप है, आपने किसी को अप्रूवर बनवाया, जो अप्रूवर बना वो किसी का नाम ले रहा है, उसको आप गिरफ्तार कर लिए। कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी को चुनावी चंदा दिया गया, तो आम आदमी पार्टी को अपने पार्टी क्यों नहीं बनाया इस केस में? जब चंदा पार्टी को मिला तो पार्टी को बनाना चाहिए, पार्टी के कोषाध्यक्ष को बुलाते, पार्टी के अध्यक्ष को बुलाते। कोषाध्यक्ष जो पार्टी का ट्रेजरर होता है, वो ट्रेजरर फैसला करता, वो जानता है, उसके पास सारे खाते हैं, वो सारी चीजें बताता, वो सारे खाते सामने रखता कि पार्टी के फंड में कहां कहां से पैसे आए। तो वहां आप नहीं जाकर सीधे सीधे आप दिल्ली के वित्त मंत्री, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, दिल्ली के एक्साइज मिनिस्टर रहे मनीष सिसोदिया को पकड़ रहे हैं। एक्साइज पॉलिसी किसी ने बनाई, एक्साइज पॉलिसी बनाने के कारण किसी को लाभ हुआ, किसी को नुकसान हुआ। ये हमेशा से होता रहा है कि कोई भी पॉलिसी बनेगी तो किसी को लाभ होगा, किसी को नुकसान होगा। लेकिन उस पॉलिसी के कारण आरोप सीधे सीधे लग नहीं रहे हैं। आज तक ईडी कोर्ट में सबूत पेश नहीं कर पाई कि जितने पैसे के लेन देन का आरोप लगा, जितनी बातें अप्रूवर यानी सरकारी गवाहों ने कही कि किसे कितने पैसे दिए, उसका कोई सबूत नहीं दे पाई। और जब साफ साफ कहा जा रहा है कि पार्टी फंड के लिए पैसे लिए गए, चुनाव के लिए लिए गए, तो फिर चुनाव का एक्साइज मिनिस्टर से क्या लेना देना? एक्साइज मिनिस्टर दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से एक विधानसभा सीट के उम्मीदवार हो सकते हैं। एक्साइज मिनिस्टर पार्टी के कोषाध्यक्ष नहीं हो सकते। पार्टी फंड का पैसा जब भी दिया जाता है तो एप्रोप्रिएट चैनल से, किसी भी पार्टी के पास जो फंड आता है वो पार्टी में उस एक उपयुक्त चैनल के माध्यम से आता है। हर पार्टी में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, भारत में जो जनप्रतिनिधित्व कानून है, जो लोकतांत्रिक परंपराएं हैं, जिस प्रकार का सिस्टम है, इन सब को देखते हुए हर पार्टी में फंड रेजिंग के लिए एक प्रॉपर मैकेनिज्म है, एक प्रॉपर चैनल है, जिसे कि पार्टी का कोष संभालने वाले लोग देखते हैं। तो जाके जिन्हें पकड़ना चाहिए था, जिनसे पूछताछ करनी चाहिए थी, जिनसे सोर्सेज मांगे जाने चाहिए थे कि आपके पास कहां कहां से पैसा आया और ये जो आरोप लगा है आप बताइए पैसा मिला कि नहीं मिला, उनको पूछने की बजाय आपने एक्साइज मिनिस्टर को पकड़ लिया। उनको पूछने की बजाय महज किसी एक अप्रूवर के कहने पर कि इस व्यक्ति ने उनकी मुलाकात उससे कराई, उसे पकड़ लिया। ये जो नीतियां बन रही है और इस प्रकार से ईडी इन नीतियों को अंजाम दे रही है, सबसे पहले इस देश में यह जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर ईडी इस प्रकार के उटपटांग काम क्यों कर रही है। जिसका काम मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करना है, वो पॉलिटिकल पार्टियों के अलायंसेस तय कराने की भूमिका क्यों निभा रही है। आखिर 2.5-3 साल तक कई एक्सटेंशन पा चुका व्यक्ति संजय मिश्रा ईडी का डायरेक्टर बन के क्यों बैठा रहा? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उसे पद से क्यों हटाया गया? ये सारे सवाल इस दौर में इसलिए मौजूद हो जाते हैं कि दरअसल इस ईडी आज की तारीख में इस देश में ऐसा लगता है कि वो पीएमएलए की जांच नहीं कर रही है। वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जो मामले हैं उसमें उनकी रुचि नहीं है, उसकी रुचि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल अलायंसेज कराने में है। आखिर क्या कारण है? कौन सा राजनीतिक जीवन राजेश्वर सिंह ने जिया था, जो ईडी के अधिकारी थे, जिन्होंने पूछताछ की थी पी चिदम्बरम से, जिन्होंने पी चिदम्बरम के साथ एक लंबी, जिनकी ईडी के मामले में जिनका एक लंबा इंट्रोगेशन किया था पी चिदम्बरम का, उन्हें भारतीय जनता पार्टी का टिकट क्यों दिया गया विधानसभा का? ये सारे ऐसे सवाल हैं जो साफ साफ दिखाई दे रहा है जिससे कि ईडी का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है। संजय सिंह के ऊपर यही आरोप है कि एक व्यक्ति से मुलाकात करवाई, और आरोप कौन लगा रहा है? जो खुद जेल के अंदर था, और इस आधार पर उसे रिहा किया गया है कि वो सरकारी गवाह बनेगा। सरकारी गवाह बनने का मतलब क्या है इस मामले में? यानी सरकार जिसे गिरफ्तार करना चाहती है उसका नाम वो व्यक्ति लेगा, वो बताएगा कि किससे किसकी मुलाकात कराई, फिर उस आधार पर ईडी उस व्यक्ति को जाकर गिरफ्तार करेगी। ये कौन सा कानून है? ये क्या कोई रॉलेट एक्ट चल रहा है हिंदुस्तान में?
आज की तारीख में किसी के बयान दे देने से कि उसने उसकी मुलाकात कराई, उसने उसे पैसे दिए, इस आधार पर उसे जेल में रखा जाएगा, इस आधार पर उसे 8-8, 10-10 महीने जमानत नहीं मिलेगी। दरअसल ये सारा मामला ऐसा है जिस मामले में एक पॉलिटिकल डील दिखाई देती है कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को बचाओ, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनावी गठबंधन में लाओ, पोस्ट पोल अलायंसेज के लिए वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को तैयार करो और बदले में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को के नेताओं को बचाने के बदले में जिसकी गर्दन, जिसका नाम वो ले ले, उसकी गर्दन फंसा के उसको जेल में डालो। जिसका नाम उनसे, उनके मुंह से निकलवाना हो, उनके मुंह से उगलवाना हो, जिस पॉलिटिकल अपोनेंट का, जिस राजनीतिक विरोधी का नाम, उसका नाम ले लो, उससे कहो कि वही नाम ले ताकि उसके घर जाके उसकी गिरफ्तारी हो जाए। यही सियासत आज के दौर में देश में चल रही है और इसी सियासत के तहत कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मनीष सिसोदिया भी जेल में है 8 महीने से और पिछले 24 घंटे से संजय सिंह भी जेल में है। भला जो व्यक्ति दिल्ली की विधानसभा का सदस्य नहीं है, दिल्ली की विधानसभा की सीएजी के ड्राफ्ट को जांच करने वाली लोक लेखा समिति का अध्यक्ष या सदस्य नहीं है, दिल्ली सरकार में जिसकी कोई भूमिका नहीं है, बल्कि वो देश की सर्वोच्च पंचायत के उच्च सदन राज्यसभा का, संसद के उच्च सदन राज्यसभा का सदस्य है, उस व्यक्ति को एक स्टेट गवर्नमेंट, यहां तक कि एक सेमी स्टेट गवर्नमेंट के मामले में, उस मामले में सिर्फ इस आधार पर गिरफ्तार कर लेना कि किसी व्यक्ति ने किसी की मुलाकात किसी और से करवा दी, ये आरोप किसी पर लगा, उस आधार पर गिरफ्तार कर लेना, वाकई हिंदुस्तान में इसे रॉलेट एक्ट के सिवा कुछ और नहीं कर सकते। देखते हैं न्यायालय किस प्रकार से इस पूरे मामले को देखता है और मनीष सिसोदिया की जमानत यदि अगले बृहस्पतिवार को होती है, जो सुनवाई बृहस्पतिवार तक के लिए टली है, तो मनीष सिसोदिया की जमानत का मतलब होगा कि जिस व्यक्ति पर आरोप लगाए गए उसी व्यक्ति को जब जमानत मिल जाती है, तो जिस व्यक्ति पर सिर्फ ये आरोप है कि उस व्यक्ति से यानी मनीष सिसोदिया से ले जाकर दिनेश अरोड़ा को मिलवाया था, भला उसकी जमानत कैसे कोई रोक लेगा? ये कोई भी कॉमन सेंस की चीज है, कोई भी व्यक्ति समझ सकता है। तो यही आज के हिंदुस्तान में हो रहा है कि भ्रष्टाचार की जांच होगी, लेकिन अजीत पवार साथ आ जाएंगे तो जांच नहीं होगी। भ्रष्टाचार की जांच होगी, भ्रष्टाचार के आरोप लगेंगे तो जो विपक्षी होंगे जांच होगी। 95% मामले ईडी के विपक्षी नेताओं पर दर्ज होंगे और कन्विक्शन रेट ईडी का बेहद ना के बराबर होगा। तो इन सब परिस्थितियों को देखते हुए ईडी भारतीय जनता पार्टी की एक्सटेंडेड विंग के तौर पर काम कर रही है, उसके विस्तारित संगठन के तौर पर काम कर रही है। यह धारणा अब लोगों में पुख्ता होती जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। और दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। तमाम इस तरह के राजनीतिक खुलासे और राजनीतिक आर्थिक गतिविधियों से, सामाजिक गतिविधियों से, छात्रों की गतिविधियों से, नौजवानों की गतिविधियों से, किसानों की गतिविधियों से और उनके मुद्दों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। नमस्कार।